रोशनी, बोला ना ठीक से खड़े रहना। कल अगर होमवर्क ठीक से करके नहीं आई ना, कल तो मैं मुर्गा बना दूंगी। कल तो मैं हुई नहीं। तो अपना टिफिन देना, कल मैं तेरे लिए मस्त वाला टिफिन बना खिलाऊंगी। ला दे, ये ले। इसको तो मालूम ही नहीं है, कल तो मैं हुई नहीं। ये ले, ये ले। अरे रोशनी बेटा, अरे 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 मेरी टोपी ला बेटा। बेटा मत भगाओ मुझे, मत भगाओ मुझे, ये टोपी दे दे, रुक जा बेटा। ये लो चाचा पानी, और ये लो आपकी टोपी। रोशनी बेटा, तू बदमाशी बहुत करती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैं कल तेरे लिए एक नई टोपी लाऊंगा। लेकिन चाचा, कल तो मैं हुई नहीं। कहाँ गई होगी ये लड़की? कितनी देर हो गई? रोशनी, तुमने रोशनी को देखा? ताई, रोशनी को देखा क्या तुमने? नहीं। ताई, रोशनी को देखा आपने? रोशनी, रोशनी! मयूर दादा, मयूर दादा, खोलो ना जल्दी दरवाजा। रोशनी आई है क्या यहाँ? क्या हुआ सुलोचना? नहीं, क्या हुआ? रोशनी यहाँ तो नहीं आई। सब ठीक तो है? रोशनी अभी तक घर नहीं आई है। घर नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? सुलोचना, चलो आस पड़ोस में कहीं चल के देखते हैं रोशनी को। ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? संध्या, रोशनी, रोशनी, रोशनी! क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है तू? एक 13 साल की लड़की के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूरी रात हर गली नुक्कड़ में ढूंढने के बाद भी रोशनी के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि रोशनी का पहले से ही कहीं जाने का इरादा था। आखिर कहाँ थी रोशनी और क्या था उस बक्से में जिसे वो आदमी डुबोने की कोशिश कर रहा था? 20 घंटे हो चुके थे। सुलोचना की घबराहट और उसका डर बढ़ता जा रहा था। आखिर क्या हुआ था उसकी बच्ची के साथ? अब सुलोचना के पास रोशनी को ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था। ओके, ठीक है। देखिए, हॉस्पिटल में तो कुछ पता नहीं चला। आप ये बताइए कि रोशनी स्कूल से कितने बजे आती है? करीब 3 बजे साहब। लेकिन साहब मैं उस वक्त काम पे जाती हूँ। वो हमेशा मुझे बताकर जाती है अगर वो दोस्तों के साथ जा रही है, मयूर दादा के साथ जा रही है। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया साहब। अब एक काम कीजिए, आप अपना फोन ऑन रखिए। हो सकता है ये किडनैपिंग केस हो। घबराइए नहीं, हमने सर्च पार्टी तैयार कर दी है। आपकी बेटी मिल जाएगी, भरोसा रखिए। सुलोचना जी। सब कुछ पता चला मेरे बेटी का? नहीं, पता नहीं चला, लेकिन हमारी टीम उसे ढूंढ रही है। आपको कोई कॉल या कोई मैसेज आया? नहीं। उसका कमरा दिखाइए। नमस्ते साहब, मैं दिनकर, रोशनी का पिता। तो उस दिन कंप्लेंट करवाने क्यों नहीं आए आप? साहब मुझे कुछ काम था तो। काम था? बेटी से बढ़कर हो गया काम? आप कमरा दिखाइए। चलिए साहब। ये रोशनी का सामान है। मैंने इसको कितना समझाया सर? मैंने बहुत बोला है कि देख तू फिक्र मत कर, रोशनी वापस आ जाएगी। तेरी वजह से वो घर छोड़ के गई है। उस दिन उस बेचारे को कितना चिल्लाया इसने। साहब पिता हूँ उसका। हाँ मैंने उसे डांटा था, और क्यों नहीं डांट सकता हूँ साहब? चल करते,
चलना करते। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा। अरे चलना। किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। मैं लड़कियों की नहीं डरी, तू क्यों डर रहा है? चल। देख, कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब चल। वो रही। हाँ वो। अरे मेरी मदद करना। अरे ले। रोशनी! साहब मुझे लगा कि वो मान जाएगी, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। मुझे तो बस अपनी बेटी की फिक्र थी साहब। मैंने कितनी बार मना किया, कितनी बार बोला कि उस राजू के साथ तू मत खेल। मुझे उस राजू पे बिल्कुल भरोसा नहीं साहब। कहीं उसी ने तो। कहाँ मिलेगा ये राजू? झूठ बोल रहे हैं दिनकर चाचा। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आती थी मेरे पास मदद मांगने। और रोशनी इतनी अच्छी थी, वो अपने टिफिन गरीबों में खिला दिया करती थी। तो इसका मतलब जिस दिन रोशनी गायब हुई वो तुम्हारे साथ थी? तो अरे उस दिन तो तू स्कूल के तुरंत बाद प्रशांत के घर गया था ना? हाँ हाँ हाँ, मैं प्रशांत के घर गया था। ठीक है। आशा नजर रखो इस पर। वैसे भी ये कोई किडनैपिंग केस नहीं लग रहा और कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया। यस सर। सर रोशनी के सामान से बड़ी अजीब सी चीजें मिली हैं। सर ये एमयू क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं। और सर ये एक नंबर मिला है, लेकिन सिर्फ 8 डिजिट है। हाँ आशा, हो सकता है रोशनी ने ये कोई फोन नंबर गलत लिखा हो। इसके अलावा और कुछ? सर एक ड्राइंग मिली है, बड़ी अजीब सी ड्राइंग है सर। क्या मतलब हो सकता है सर इसका? आशा, बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से ज्यादा अपने दोस्तों को चीजें बताते हैं। हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। स्कूल। इस ड्राइंग का क्या मतलब है, क्या बता सकते हैं? क्या पता ये बच्चे भी क्या क्या करते रहते हैं। और ये रोशनी भी कुछ अजीब सी चीजें करती रहती थी। पिछले हफ्ते की बात है, वो एक आंख बंद करके घूम रही थी। क्या पता कुछ टाइप का कोड हो। रोशनी वैसे भी शरारत करने का मौका ढूंढती थी। भारी वर्षा से रेल सेवा के कारण किसने मारा? मैंने मारा। तुमने? क्लास में ये सब करने को आते हो? हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। नहीं मैम, मैंने मारा। शरारती थी पर दिल की अच्छी थी। इस ड्राइंग का क्या मतलब है, क्या बता सकती है? नहीं, बच्चे तो ड्राइंग बुक पे कुछ भी ड्राइंग करते रहते हैं। अच्छा, रोशनी तुम्हारी दोस्त थी बेटा? हाँ, रोशनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, हमेशा मेरी मदद करती है। आखिरी बार जब तुम उससे मिली थी तो उसने कुछ कहा था तुमसे? कल तो मैं हुई नहीं। हाँ, उस दिन जब मैं उससे मिली थी ना, तभी उसने मुझसे ऐसा कहा था कि कल तो मैं हुई नहीं। हाँ आशा। सर स्कूल से ज्यादा तो कुछ मिला नहीं है, बस एक बात पता चली कि दूसरे दिन रोशनी कहीं जाने वाली थी। मैं कब से इनके साथ अपने मायके जाने का सोच रही थी, पर बच्चे की वजह से नहीं जा पाई। बच्चे की वजह से मतलब? सर बैठिए। साहब, मतलब कि हमें बच्ची के लिए बहुत डर लगता था साहब। सच बात तो ये है कि माँ बाप के होते हुए भी बच्ची अनाथ जैसी थी साहब। कम से कम वो कभी कभी मेरे पास आ जाती थी साहब, तो मैं उसका ध्यान रख पाता था। रोशनी, आपको कैसे पता कि मैं आ रही हूँ? मैंने तो एक आवाज भी नहीं की। अरे मुझे पता था तू आने वाली है, मैं तेरा इंतजार कर रहा था ना।
इसलिए देख, मैंने तेरे लिए देख क्या लाके रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। आप बहुत अच्छे हो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। देख, तू मेरा जितना ध्यान रखती है ना, उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुझे खूब घुमाऊं, मेला दिखाऊं, खूब सारी अच्छी अच्छी चीज खिलाना पिलाना, लेकिन ये मेरी आंखें नहीं है ना, तो बेटा कैसे करूं समझ नहीं आता। चाचा, आप मेरी आंख ले लो ना। रोशनी, ये क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? चाचा, वैसे भी मेरे पास तो 2 आंखें ना। अगर आप एक ले लोगे तो आप सब कर सकोगे जो आपने अभी बोला। नहीं बेटा, मुझे जरूरत नहीं है आंखों की, तू है ना मेरी आंखें। आप भी बताओ साहब, ऐसी लड़की को कौन चोट पहुंचाना चाहेगा? साहब कुछ भी करो साहब, हमारी रोशनी को ढूंढ के ला दो साहब। कुछ चीजें हैं जिससे शायद कुछ पता चल जाए। ड्राइंग मिली है बड़ी अजीब सी, स्टूल के नीचे आग जलती हुई। इसका क्या मतलब हो सकता है? स्कूल में भी पूछा, किसी को नहीं पता। ये गीताली मैम। गीताली मैडम, इससे क्या कनेक्शन है? वो उसको जब सजा देती थी तो स्टूल पे एक टंग पे खड़ा कर देती थी साहब। रोशनी ने उस टीचर के खिलाफ कई बार शिकायत भी की स्कूल में, लेकिन वो और ज्यादा गुस्सा हो गई और स्कूल खत्म होने के बाद वो एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पे वो कितना परेशान करती थी हमारी रोशनी को, सब मेरे को बोलती थी साहब। वो रोशनी, साहब हो सकता है वो गीताली मैम ने उसको कोई सजा दिया हो उस दिन। मैडम, जिस दिन रोशनी गायब हुई उस दिन स्कूल के बाद आप कहाँ थी? मैं पहले बता चुकी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपके स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया कि गेट से निकलने के बाद आप किसी के पीछे भागी थी। उस दिन मैंने गीतांजलि मैम को भागते हुए देखा। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन जिसके पीछे भाग रही थी उसको मैंने नहीं देखा। उस रोशनी को तो मैं उस दिन उसको सजा दी थी। रोशनी, क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या है? ड्राइंग मैंने जो दिया था वो सब नहीं किया ना? तू नहीं सुधरेगी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ू। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। रोशनी, 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 रोशनी। रोशनी को पकड़ने के बाद आपने उसके साथ क्या किया? मैं पकड़ कहाँ पाई उसे? वो तो राजू नाम का जो लड़का था ना, वो तो आ गया ना। चल, वो अपनी साइकिल में बैठा के उसे लेके गया। राजू? Are you sure? हाँ। देख, सच सच बता दे, तूने रोशनी के साथ क्या किया? वो मिल नहीं रही है, कहाँ है वो? वो मेरे पास आई थी रोते हुए। देखो, पता है आज टीचर ने मुझे बहुत डांटा। अरे वो सब छोड़, ये ले पानी पी। गुदगुदी मत कर गुदगुदी। पहले तो मैं डर गया था, मुझे लगा कि मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी सच बोल रहा हूँ सर, मैं उसके पीछे भागा। रोशनी? मैंने खड़े होके देखा, वो लाल वैन के पास किसी से बात कर रही थी और उसमें कुछ बना हुआ था। मुझे लगा कि रोशनी मेरे बारे में कुछ बोल रही है, इसलिए मैं वहां से भाग गया। इसका स्टेटमेंट ले लो और जो डिजाइन इसने बताया उसका स्केच मुझे चाहिए। और आप लोग हमें बिना इन्फॉर्म किए कहीं नहीं जाएंगे। आशा, इस मरून गाड़ी का पता करो, पुराना मॉडल है, उस पे एक डिजाइन भी है। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट चाहिए, समझी तुम? सर,
यस सर। वरुण गाड़ी उसके पीछे शेर का स्टिकर है, अगर दिखती है तो उसे रोक लो। ओके सर। हाँ आशा। सर ये विमल है, हम जिस गाड़ी को ढूंढ रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सर मैंने अपनी ड्यूटी खत्म ही की थी और रास्ते में मैंने देखा कि एक मरून कलर की गाड़ी अकेली खड़ी है तालाब के पास। कौन है वहां पे? हाँ? क्या हो रहा है? साहब हम हल्का होने आए थे तो थोड़ा खुला तालाब मिला तो हम सोचे कि कर ले। हल्का होने है? चल भरती है ऊपर आ। ये गाड़ी तेरी है? हाँ साहब हमारी है। ये क्या है? काला शीशा काय के लिए? हाँ? तेरे को मालूम है ना इसका फाइन कितना होता है? बोल। अच्छा तुमने फाइन लगाया है ना, तो फिर नंबर भी लिया होगा ना? यस मैडम। थैंक यू विमल। आशा इस गाड़ी का पता करो। और ये तालाब कहाँ बताया तुमने? सर यहाँ पे देखा। थैंक यू सर, मेरी ड्यूटी है, मैं निकलता हूँ अभी। ओके। सर हाँ यहाँ पे घसीटने का निशान दिख रहा है। हाँ आशा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी सामान घसीटा गया हो। आशा एक काम करो, स्विमर बुलाओ। यस सर। साहब यहाँ कुछ है। क्या है? क्या कर रहे हैं साहब? साहब क्या है साहब? साहब कांस्टेबल ताला खोलो। विक्टर क्या हो रहा है? साहब खोलो। मिली क्या रोशनी? वो रोशनी नहीं है। रोशनी नहीं है? सुलोचना नहीं, वो हमारी रोशनी नहीं है। नहीं नहीं रोशनी नहीं है? नहीं, रोशनी नहीं हो सकती। मुझे देखना है। साहब मुझे देखना। सुलोचना संध्या, सुलोचना ये आई कार्ड है। आई कार्ड है ये रेलवे पास की जेरोक्स कॉपी है। और जो तूने नंबर दिया था वो भी फर्जी था। तेरी लापरवाही की वजह से वो कातिल पकड़ा नहीं जा रहा। तो जैसे आदमी को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। सब गलती हो गई, लेकिन मैंने उस आदमी को फोन पे बात करते हुए सुना था। वो डॉक्टर से बोल रहा था कोई मैं आपके क्लिनिक पे आ रहा हूँ करके। क्लिनिक पर? तो क्या उस दिन के बाद तूने फिर किसी को गाड़ी दी थी? नहीं साहब। आशा उस गाड़ी की रीडिंग चेक करो। सर कार एजेंसी से डॉक्टर्स क्लिनिक से स्कूल, स्कूल से तालाब और तालाब से फिर कार एजेंसी। इस पूरे दिन का जो टोटल रीडिंग आया वो आया 40 किलोमीटर। अब कार एजेंसी से तालाब तक का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। आने जाने का 12-12 24 किलोमीटर। कार एजेंसी से स्कूल तक का डिस्टेंस होता है 6 किलोमीटर और स्कूल से तालाब तक का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। तो अपने पास है टोटल 34 किलोमीटर। अब हमारे पास कितना बचा? 6। अब इस 6 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी डॉक्टर्स की क्लिनिक है मुझे सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए। गॉट इट? यस सर।
4 क्लिनिक मिले उस एरिया में। ये रही उसकी डिटेल्स। सर, ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। माफ कीजिएगा, आपको जल्दबाजी में बुलाना पड़ा। इनसे मिलिए। ये हैं डॉक्टर आनंद वेलेनकर। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं। इन डॉक्टर साहब का एक है जीजा, जो एक फैक्ट्री में जॉब किया करता था, जो थोड़ा गर्म दिमाग का है। और ऐसे ही किसी दिन उसने किसी के साथ मारपीट की, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस आदमी ने बदला लेने के लिए इसके जीजा की आंख में एसिड फेंक दिया और वो अंधा हो गया। कांस्टेबल, लेके आओ उस जीजा को। ये है वो जीजा मयूर। इस जीजा ने अपने इस साले से मदद मांगी। इस साले ने मदद तो नहीं की, लेकिन इसे एक घिनौना आइडिया जरूर दे दिया कि एक डोनर लेकर आओ जो तुझे अपनी आंखें दे सके। इसलिए इन्होंने अपने शहर कानपुर से एक नए शहर में बसेरा बसाया। वहां इसकी मुलाकात हुई एक मासूम सी बच्ची रोशनी से। इसने उस मासूम सी बच्ची को बहला फुसला कर इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो इसे अपनी आंखें दे दे। मैंने तेरे लिए देख क्या लाके रखा है। ये तो बहुत सुंदर है। मेरे पास 2 आंखें ना, मैं आपको अपनी एक आंख दे दूंगी तो आप सब देख सकते हो। और ये शक मुझे तब हुआ और जब रोशनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी आंखें गायब हैं। आशा, पता करो डॉक्टर आनंद और मयूर की बीवी संध्या का क्या संबंध है। डॉक्टर आनंद वेलणकर। जी हाँ, कहिए क्या बात है। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए चलिए। बात क्या? मयूर और तेरा क्या रिश्ता है? मयूर वो क्या बोल? मयूर मेरा जीजा है और संध्या मेरी बहन है। इसके आगे की कहानी मैं बताऊं या तू बताएगा मयूर? प्लान बनाया था मैंने। रोशनी, ये हवा चल रही है, कोई है आसपास? कोई भी तो नहीं है पास में, हवा चल रही है। हाँ हाँ, मुझे लगा। अच्छा सुन, ओ तेरी आंख किधर है? ये रही। अब ये एक आंख मैंने बंद की, तेरे को दिखता है ना सब? अरे चाचा, सब दिख रहा है। मैंने पहले भी कई बार किया है, सब दिखता है। अच्छा सुन, कल स्कूल के बाद तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेगी, है ना? बस एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, फिर दोनों घर आ जाएंगे। ठीक है। मैंने रोशनी को बहलाया, फुसलाया और गाड़ी में बिठा के डॉक्टर आनंद के पुराने वाले क्लिनिक पे ले गया। मुझे रोशनी नहीं, उसके आंखों की रोशनी चाहिए थी। थोड़ी देर में ही पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाएगी, फिर हम ऑपरेशन करके इसकी एक आंख का कॉर्निया निकाल लेंगे। आनंद, एक आंख ने, दोनों आंख निकाल लो। क्या? जो बोल रहे हैं वही करो। चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। लेकिन उस बच्ची को मारा क्यों? मैं डर गया था साहब, मुझे समझ में नहीं आया। हमें एक आंख निकालनी थी, लेकिन लालच में दोनों आंखें निकल गई। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आया। मैंने रोशनी को मार दिया साहब, मार दिया। और मैंने अपने एक गांव वाले की मदद से रोशनी की बॉडी को ठिकाने लगाया। क्या हो रहा है यहाँ पे? पकड़ो। अरे वो तुझसे कितना प्यार करते थे मेरे बोलते बच्चे। क्या ऐसा तूने? क्या सुलोचना जी छोड़िए, छोड़िए। लेके जाओ इसे।
चलें? आज एकादशी है, आपने कहा था कि चलेंगे ना? आप चल रहे हैं ना? तुम जाओ, हम ना आ पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? चलिए ना, हम पंडित जी से बोले थे कि हम सब आएंगे। रिंकू, अभी बेटा जल्दी करो, मंदिर जाना है। अभी वो अम्मा के पास है। तुम तो जानती हो आज के दिन अम्मा की क्या हालत होती है। हाँ हमें पता है। समझती काहे नहीं हो तुम शायद भूल रही हो आज ही के दिन अम्मा की जिंदगी में भूचाल आया था और अम्मा को इस वक्त हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम भूले नहीं हैं, अम्मा के लिए ही तो मंदिर जा रहे हैं ना हम। चलिए ना। ठीक है, हम अम्मा के साथ कुछ देर रुकते हैं। तुम रिंकू को लेकर मंदिर पहुंचो, हम अम्मी को लेकर पहुंचते हैं। ठीक है, पर जल्दी आइएगा। चलो बेटा, भैया पापा के साथ आएंगे। हेलो, हाँ हम आ गए हैं। नहीं हम अकेले हैं, वो नहीं है, बोले बाद में आएंगे। हाँ ठीक है। एक शांत सुबह मंदिर की ओर जा रही गजरा शुक्ला और उसकी नन्ही बेटी रिंकू शुक्ला का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक पति, एक बाप रो रो कर मदद की गुहार लगा रहा था, पर आखिर कौन था यह कातिल और क्या था उसका मकसद? काले जा रहा नाले जाने तुम्हें काले जा रहा हूँ नाले जाने के तुम्हें कैसा आके खोल दे कैसा कैसा नहीं जानेंगे तुम्हें काले जा रहा हूँ नाले जाने कैसा 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 किसी को नहीं छोड़ेंगे कैसा काट डालेंगे एक एक को कैसा अम्मा अम्मा उसको मत ले जाने दो कैसा कैसा कुछ ना होने देंगे तुम्हें कैसा एक एक को काट डालेंगे कैसा एक एक को काट डालेंगे छोड़ो हमको कैसा कैसा किसी को नहीं छोड़ेंगे कैसा किसी को नहीं किसी को नहीं एक एक को अजय, ये जितने भी सबूत मिले हैं सबको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। तो आप सब में से किसी ने भी यहाँ से किसी को आते जाते या भागते हुए देखा है? नहीं। देखिए, दिन दहाड़े किसी का यहाँ तलवार से खून किया गया है, किसी ने तो कुछ तो देखा होगा। यादव, इस पूरे इलाके की छानबीन करो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जी सर। वैसे भी वहाँ कोई मिला नहीं जो वारदात के वक्त वहाँ मौजूद था। वीरेंद्र शुक्ला की पत्नी अपनी बच्चियों को लेकर मंदिर जा रही थी, लेकिन मंदिर वो नहीं गई, मंदिर के पीछे के इलाके में गई। अब सवाल ये उठता है कि वो खुद से मंदिर के पीछे के इलाके में गई या फिर उसको वहाँ कोई खसीट के ले गया ज़बरदस्ती। सर ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि मंदिर के आसपास की ज़मीन गीली थी। अगर कोई उन्हें ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता तो उन्हें घसीटे जाने के निशान होते, और ऐसे कोई निशान तो थे नहीं, और ना ही उनके पास इतना वक्त था कि वो निशान मिटा सके, क्योंकि अगर वो कोशिश करते तो कुछ और निशान बन जाते। या फिर यादव, ऐसा तो नहीं है कि इन सब के पीछे उसका हाथ है? अपनी पत्नी को फुसलाकर पीछे ले गया वो मंदिर के, फिर उसके बाद में उसने वहाँ पर उसका कत्ल करवाया हो, और कत्ल करवाने के बाद में फिर चीखना चिल्लाना शुरू किया हो ताकि लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाए।
गजरा, हाँ, हमारी बिटिया, अम्मा आराम करो। अम्मा गजरा। आप जरा बच्चे को लेके बाहर बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपनी बीवी और बेटे के पास होना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सब आपसे विनती करते हैं, एक बार हमें उनको देखने दीजिए। उनके अंतिम संस्कार के लिए। आप बैठिए। देखो वीरू, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति मिले, तो तुम पुलिस की मदद करो, उन मुजरिमों को पकड़वाने में मदद करो जिन्होंने तुम्हारी पत्नी पर हमला किया था। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी मंदिर गई थी और थोड़ी देर के बाद में तुम मंदिर पहुंचे उसके पीछे, वो भी अकेले, और अपने बच्चे को भी साथ में लेकर नहीं गए। क्यों? साहब, हमारी अम्मा की तबीयत खराब थी। आज एकादशी है, आपने कहा था कि मंदिर चलेंगे। हम अम्मा के साथ कुछ देर रुकते हैं, तुम रिंकू को लेकर मंदिर पहुंचो, हम मम्मी को लेकर पहुंचते हैं। हमारा जो बिटवा है वो का हमारे अम्मा से बहुत ज़्यादा लगाव, इसलिए हमारे बिटवा को अम्मा के पास छोड़ के निकल गए थे। चलो मान लेते कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब थी, तुम अपने बेटे को नहीं ले जा पाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ में क्यों नहीं गए? थोड़ी देर के बाद क्यों उल्टी मारी? अभी कहाँ सवाल, आप लोग शक कर रहे हैं हम पे। शक करना हमारा काम है, जितना सवाल तुमसे किया जाए उसका जवाब दो। साहब, हम अपनी पत्नी से कहे थे कि हम थोड़ी देर बाद आते हैं, हमारी अम्मा को हमारी जरूरत थी, इसलिए हम थोड़ी देर बाद गए। अब ये कौन अपराध है का? तुमने अपनी पत्नी के कातिलों को अपनी आंख से देखा था? कौन थे वो? शकल नहीं ना देख पाए ना साहब। तो फिर बार बार तुम क्यों चिल्ला रहे थे? किसको मारने की बात कर रहे थे? एक को काट डालेंगे, एक को काट डालेंगे, छोड़ो हमको। किसको देखा था तुमने वीरू? साहब, हम आपसे बार बार कह रहे हैं ना, उनकी शक्ल नहीं देख पाते। कोई भी अपनी पत्नी और बिटिया की लाश देखेगा तो यही कहेगा ना। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच पुलिस को बता दो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं ना, अपनी पत्नी और बिटिया की लाश देखकर हम पागल हो गए थे। हम क्या क्या कहे जा रहे थे, हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यादव, ये वीरेंद्र को सब कुछ मालूम है कि कत्ल किसने किया है, लेकिन हमारे साथ नौटंकी कर रहा है। तुम एक काम करो, जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद लाश आती है ना, परिवार को दे दो, और इस वीरेंद्र की हिस्ट्री जानने की कोशिश करो पूरे दो। ट्राई टू फाइंड आउट इसके दुश्मन कौन है। जी सर। ठीक है, कॉन्टेक्ट में। सर, इस वीरेंद्र शुक्ला की 10 साल पुरानी कहानी खोज निकाली है। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनंजं वनरुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्त राम रामेति। नहीं पंडित जी, बाबूजी के आने के बाद। यादव जी, बहुत सही फैसला किया हमने यहाँ पे आके। देखते जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अपने मन पे काबू रख, मर्द है तू, रस्म पूरी कर। जान से मार दूंगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने मेरी बीवी को मारा है। होश में आ वीरू, हमने किसी को नहीं मारा है। रिश्तेदार होने के नाते हम यहाँ तेरा दुख बांटने के लिए आए हैं। कोई जरूरत नहीं दुख बांटने की। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू। वीरेंद्र शुक्ला की पत्नी और बेटी के दाह संस्कार के समय उसके ताऊजी का परिवार भी पहुंचा और शमशान घाट जैसे जंग का मैदान बन गया। अंतिम संस्कार के लिए उसके पिता यशवंत को भी जेल से रिमांड पर बाहर लाया गया था, लेकिन वीरेंद्र के पिता यशवंत को जेल किस जुर्म के लिए हुई थी और आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी इन दोनों परिवारों के बीच? हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप हमसे काहे सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारा कोई हाथ नहीं है इस कत्ल में। पता लगा लेंगे हम कि किसका हाथ है और किसका नहीं। बाबूजी, अब काहे ये सब बोल रहे हैं? हम कुछ छुपा रहे हैं का? अरे पूछने दीजिए ना जो पूछना चाहते हैं। देखिए सर, हम इनके दामाद हैं। इनके और वीरेंद्र भैया के बाबूजी दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हैं। ये ताऊ हैं वीरू भैया के। पर जब दोनों परिवारों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हुआ
तो बवाल खड़ा हो गया। इनके छोटे भाई यशवंत शुक्ला बहुत ही गर्म मिजाज के थे। बस क्या बोला तू? क्या बोला? हमारी जमीन का कब्जा करेगा पहले हमारे पास। बाबूजी, आप कहना समझा रहे हो ये जमीन हमारी और हमारी रहेगी। हमारी रहेगी, ये जमीन हमारी रहेगी। एक बात कान खोल के सुन लो, इस जमीन के 1 इंच तक हम देंगे नहीं। जाओ जाके करना है कुछ कर लो। आप दादाओं की जमीन है, पट्टा लिख कर नहीं गए तुम्हारे नाम वो। अब तक बड़े होने का लिहाज करते रहे हम, अब अगर यहाँ तुमने पाँव भी रखा ना, यहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे हम। क्या बोल रहे हो? हाथ जुड़ानी पे रखिए, नाम मत समझाइए। नाम मत को बोला रे। छोटे दादा हमरे ही बाबूजी को मार दिए, हमरे ही आंखों के सामने। एक बात बताइए, जब गजरा का कत्ल हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पर था, अपने बेटे की बरसी की पूजा करवा रहा था। और तुम कहाँ थे? ये घर पर ही था। तुम? वो खेत पर था असल में। कोई गवाह है तुम्हारे पास? किसी ने देखा तुमको वहां पर? इतना कौन ध्यान रखता है साहब कि कोई मिला भी होगा तो शायद। दरअसल साहब हमारे दामाद जी बहुत ही शांत प्रवृत्ति के आदमी हैं। ये सिर्फ शांति सुलह की बात करते हैं, कत्ल तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। साहब ये हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो 10 साल पुरानी बात है। अब आप ही बताइए, अगर हमें किसी का कत्ल करना होता तो क्या हम 10 साल तक किसी का इंतजार करते? अरे हम पहले अपने भाई के परिवार को खत्म कर देते। 10 साल? 10 साल पहले तो बहुत छोटा होगा ना ये, 5-6 साल का। ये तो अभी भी 16 साल का नादान बच्चा है साहब। तो कहाँ थे उस वक्त? घर पर हमरे बाबूजी की बरसी की पूजा थी। तुम्हारी पत्नी के कत्ल को लेकर हमें किसी पर शक है। अम्मा अभी को लेकर अंदर जाओ। चलो। इसे ध्यान से देखो, ये है वो आदमी। हमने इस आदमी के सारे रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं। जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ, ये आदमी उसी एरिया में मौजूद था। और यही वो आदमी है कि अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के वक्त तुमने इस पे गोली चलाई थी, याद है? लेकिन साहब ये बेटा, सच काहे नहीं बताए दे रहे हो पुलिस को? काहे छुपा रहे हो? अम्मा तुम काहे बीच में टांग रही हो? जाओ ना अंदर। कितनी बार तुमको समझाए हैं, कानून अपने हाथ में मत लो, इससे कुछ नहीं हासिल होना है। तुम्हारी पत्नी भी तो यही चाहती थी ना? अम्मा तुम देखो वीरेंद्र शुक्ला, अगर तुम इस वक्त आजाद घूम रहे हो और अपने आप को सलाखों के पीछे नहीं पा रहे हो, तो सिर्फ इसलिए कि सरजू ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन नहीं की थी। एक बात याद रखो, कानून को कभी भी अपने हाथ में मत लेना। कानून को तुमने अपने हाथ में लिया तो अपने आप को सलाखों के पीछे पाओगे। एक बच्चा और है तुम्हारा, उसके सर से माँ का साया तो हट चुका है। हम नहीं चाहते कि उसके सर से बाप का हाथ भी हट जाए। सच बताओ, यही है वो आदमी ना? हाँ सर। साहब वो सरजू ही था। लेकिन साहब ये हमारे परिवार का आपसी मामला है, आप इसमें दखल ना दे तो ही अच्छा है। हम जानते हैं इस सब केसेस को हमें कैसे हैंडल करना है, और वैसे भी आप लोगों की फौज पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। 10-15 साल ये केस कोर्ट कचहरी में चलेगा, उसके बाद हमारा फैसला आएगा हमारी मौत के बाद। आप तो इस केस को बंद ही समझिए तो अच्छा है। जो करना है हम खुद ही कर लेंगे। ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। याद रखना, तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमारी नजर है। अगर सरजू मुजरिम है तो कानून उसे सजा देगी। अरे साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? ये क्या कर रहे हैं साहब? हमारे दामाद जी जैसा शरीफ इंसान दूसरा कोई है नहीं साहब। देखा दादाजी, वो लोग अभी भी हमसे बदला ले रहे। ये लोग को ना घर से खींच के निकालेंगे ना हम लोग। चुप समझाइए इसे। जी, अपनी हद में रहेगा तो आपके लिए और आपके परिवार के दोनों के लिए अच्छा होगा। जी, लेकिन साहब ये तो बड़ी अजीब बात है ना। हमारे परिवार का किसी भी खून से कुछ लेना देना नहीं है, और आप लोग है कि
हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। बाबूजी, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डर काहे का? अब शांत हो जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। क्या होगा, रखेंगे 2-4 दिन अंदर हमको? सच एक ना एक दिन तो बाहर आ ही जाएगा ना। चलिए साहब, ले चलिए हम। आप लोग हमारी बात पर भरोसा काहे नहीं कर रहे हैं? हमारा हाथ नहीं है इस मर्डर में। बेवकूफ समझता है पुलिस वालों को। पक्का सबूत है हमारे पास। जिस वक्त ये हादसा हुआ तू उस वक्त अपने खेत में नहीं था, मंदिर के कहीं आस-पास था। सरजू देख, तू सच सच बता दे, वरना मैं अगर अपने हिसाब से पूछूं तो ये बहुत भारी पड़ेगा। लेके जा सच बताते सब, हम सच बताते सब। ये सच है कि हम मिलने वाले थे गजरा भाभी को, पर हमारी मिलने की वजह कुछ और थी साहब। जमीन का एक टुकड़ा की वजह से दोनों परिवार दुश्मन बने थे, और वो जमीन ना हमारी ना उनकी। क्या फायदा उस जमीन का? ना हमारे काम आ रही थी ना उनके काम आ रही थी। हम और गजरा भाभी इसी कोशिश में थे कि कैसे भी करके वीरू भैया को समझाए, राजी करे कि समझौता हो जाए साहब। बस पर उस दिन हमको फोन आया साहब गजरा भाभी का। हेलो, हम आ गए हैं। नहीं, हम अकेले हैं, वो नहीं है। बोले बाद में आएंगे। कोई बात नहीं, हम राह देखेंगे वीरू भैया की। ठीक है, हाँ जी। सच बात यही है साहब, हमारे बीच बात हुई थी मंदिर के पीछे मिलने की। और तू पहुंच नहीं पाया? देर हो गई तुझे, यही पुलिस वालों को कहेगा तू? हम सच बोल रहे हैं, बीच में हमको कोई मिल गया था, हमने टाइम खराब किया, और हम भी सोचे कि वीरू भैया को आने में देर होगा तो हम भी रुक गए साहब। लव स्टोरी है तेरी। आपको हम पर विश्वास नहीं है ना साहब, तो आप वीरू भैया से पूछिए, उनको पता है हम मिलने वाले थे। ना आपका खून का रिश्ता है ना हमारा। आप वो घर की बहू हो, हम ही घर के दामाद। बस हमारी इच्छा है कि सुलह हो जाए। हम भी तो यही चाहते हैं ना। हाँ ठीक है, हम आपसे मिलने आते हैं। हाँ, और बाकी बात तो फिर मिलकर। किससे बात कर रही? वो हाँ? नहीं। हाँ? साली हमको धोखा दे रही है। नहीं, हमने दुश्मन के साथ चपड़ बातें कर रही है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? हाँ, मैं गलत समझ रहा हूँ? देखिए, मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ ना। चाहती? क्या भला चाहती तू? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा हूँ। जो आप समझ रहे हैं वैसी बात। गलत फहमी होगी उनको, वो सोचे कि हम प्रेम वेम के चक्कर में फांस लिए उनके जोरू को। तो तेरी आशिकी के बारे में वीरू को सब कुछ पता चल गया है? गलत समझा था साहब, अकल के एकदम आधे हैं वो। एक बार खोपड़ी सरक गई तो गई। साहब, गजरा ने हमारे अलावा किसी की तरफ आंख उठा के जिंदगी में नहीं देखा। वो हमें धोखा नहीं दे सकती साहब। हाँ, एक बात हो सकती है साहब, सरजू अपनी जान बचाने के वास्ते हमारी पत्नी के बारे में कोनो मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा हूँ। हमें अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है साहब, वो हमसे बहुत प्यार करती थी। सर, ऐसा नहीं लगता कि ये वीरेंद्र सच कह रहा था? यादव जी, सच्चा प्रेम करने वाले दिखावा नहीं करते हैं, ऐसा छाती पीट पीट के रोते नहीं हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम से बचने के लिए सरजू ने ये नई कहानी हमारी तरफ सरका दी हो, ताकि हमारा शक वीरेंद्र की तरफ जाए। बट पॉसिबल। अभी सरजू अपनी हिरासत में है ना, इसको तोड़ो। और ये अपना क्या नाम है इसका? सर, वीरेंद्र। इस पे भी नजर रखो। बजरंग शुक्ला का दामाद सरजू अब भी पुलिस की हिरासत में था, लेकिन फिर भी पुलिस को शक था कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार वीरेंद्र शुक्ला तो नहीं। अब सच के अंधे कुएं से कुछ ऐसा हाथ लगने वाला था जिसकी पुलिस ने कल्पना भी नहीं की थी। रुको रुको रुको, बच्चे को कहां ले जा रहे हो? छोड़ दो उसे। रुको रुको रुको। क्या कर रही है ये पुलिस? क्यों चिल्ला रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे बेटवा को अगवा कर लिया गया है, कभी भी मार सकते हैं उसको। हाथ पर हाथ धरे बैठे हो आप। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? कछु नहीं कर सकती ये पुलिस, कछु नहीं कर सकती। अब जो करेंगे हम भी करेंगे। आवाज नीचे कर। पुलिस स्टेशन है ये। बता, कहां से अगवा हुआ तेरा बच्चा? साहब,
हमारी बीवी को मार डाला, हमारी बच्ची की जान लिया और हमारे बिटवा है ऊपर। नहीं साहब, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। साहब हम पर भरोसा कीजिए, हमने नहीं उठवाया अभी को, और फिर हम क्यों उठवाएंगे साहब? वो तो हमारा पोता है साहब। कौन उठवाया और बच्चा कहाँ है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। हेलो हेलो, देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमारे बेटे को कुछ मत कीजिए, हम अपना केस वापस ले लेंगे, सर को छुड़वा देंगे हम, लेकिन प्लीज हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, कॉल ट्रेस नहीं हो पाएगा, 30 सेकंड से कम का था। वैसे बोल क्या रहा था? आप हम पे एक मेहरबानी कीजिए, आप प्लीज हमारी कोई भी मदद मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे हमारे बच्चे को, आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए आप समझने की कहाँ समझें, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमने बिटवा का पार्सल घर भेजा, उसका एक और लाश का इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, ले आओ। सर बजरंग शुक्ला फैमिली के अपडेटेड फोन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है यादव, बच्ची की जान को खतरा है, अगर हमें फोन रिकॉर्ड्स नहीं मिले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तो ये बात भी क्लियर है कि वीरेंद्र शुक्ला का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। लगता तो सही यादव, लेकिन सर आपको अभी भी उसी पे शक है? सर फोन रिकॉर्ड्स। वीरेंद्र शुक्ला के छोटे बच्चे का अपहरण हो चुका था और शक की सुई आकर रुकी थी एक एंग्री यंग मैन गुड्डू पर। अपने पिता की हत्या को लेकर उसमें इतना गुस्सा था कि वो कभी भी जुर्म का सहारा ले सकता था। सर बहुत कोशिश की इस गुड्डू का मुंह खुलवाने की, लेकिन वो मुंह खुलता ही नहीं। एक ही रट लगा बैठा है कि वो इसमें शामिल नहीं। या तो लड़का है कच्ची उम्र का, लेकिन अंदर से बहुत पक्का है। देखो यादव, अगर गुड्डू मुंह नहीं खोलता तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे उसका मुंह खुलवाने का। लेकिन इससे पहले कि वीरेंद्र के बच्चे कोई जान ले, हमें कुछ करना होगा। सर वीरेंद्र शुक्ला आया है, वो आपसे तुरंत मिलना चाहता है। भेजो उसे। ठीक है सर। साहब हमसे गलती हो गई साहब। कैसी गलती? साहब उस दिन हमले में सरजू शामिल नहीं था साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो वीरू, डर के मारे ऐसा कुछ मत कर बैठना जिसकी वजह से। काहे का डर साहब? साहब हम उनसे कोनो शिकायत नहीं है, हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। सर सरजू को रिहा कर दिया है, लेकिन अब भी हमारी नजर इन दोनों परिवारों पे है। इस मर्डर केस की फाइल इस तरह क्लोज नहीं होगी यादव, क्योंकि बच्चा अभी तक गायब है और हमारे पास कोई सुराग नहीं है। हमें एक बार फिर से सारी कड़ियों को जोड़ के इस केस की तह तक पहुंचना है। दो परिवार हैं, ये दोनों परिवार की दुश्मनी 10 साल पहले हुई घटना से संबंधित है। 10 साल तक दोनों फैमिली खामोश रहती, फिर अचानक अब क्या होता है? 10 साल पहले बजरंग के बेटे की मौत होती है और उस कत्ल के जुर्म में पकड़ा जाता है बजरंग का छोटा भाई यशवंत, जो उस वक्त जेल में है। लेकिन अब 10 साल के बाद वीरेंद्र की पत्नी और उसकी बच्ची की हत्या होती है, उसके बेटे को किडनैप किया जाता है। या तो कोई तो ऐसी मजबूत कड़ी है जिस तक हम पहुंच नहीं पाए। साहब एक नई जानकारी मिली है। बिटवा भाजी, इन सब में एक बात अच्छी हुई कि आप घर वापस आ गए। बस अब अभी का जी क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमारे बच्चे का कुछ पता चला क्या? तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। काहे? एक बच्चे की लाश मिली है जो तुम्हारे बेटे से बहुत मिलती जुलती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा बेटा नहीं है। तुम जा सकते हो, जैसे ही कुछ पता चलेगा तुम्हारे बेटे का तो खबर कर देंगे।
आपसे ना हो पाएगा। हमको विश्वास ही नहीं रहा पुलिस पे। आप भूल जाइए, हम खुद ढूंढ लेंगे अपने बच्चे को। अब मैं आपके साथ घर जा सकता हूँ ना? हाँ बेटा, हाँ बेटा। नहीं वीरेंद्र शुक्ला, सिर्फ तेरा बेटा घर जाएगा, तू नहीं। साहब हम आपको बता रहे हैं ना, हमें पता चला कि हमारे बच्चे को अगवा करके उन लोगों ने अपने बच्चे की अपहरण की कहानी सुनाकर तू हमें बेवकूफ बनाना चाहता था। सब समझ में आ रहा था हमें कि ये सब के पीछे सिर्फ तू है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए हमने बच्चे की लाश का छोटा सा नाटक किया। यही तो हम सोच रहे थे कि 10 साल पुरानी बदले की कहानी अब क्यों कुरेदी गई है, तेरी बीवी का कत्ल अब क्यों हुआ है। लेकिन जब हमने तेरी खबर कुरेदी ना, तो उसमें से निकला तेरा बाप यशवंत शुक्ला, जो उस वक्त जेल में था, जिसकी सुनवाई होने वाली थी और उसको अदालत सजा सुनाने वाली थी। तभी यह सब नाटक हुआ। लेकिन सरजू के रिहा होने के बाद में जब हमारे कांस्टेबल ने आके हमें यह बताया कि तेरा बाप यशवंत शुक्ला भी रिहा हो गया, तब स्टार्ट टू एंड हमें तेरी कहानी समझ में आई। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है साहब। भी खोलेगा जब जब तू सच बोलेगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, ये सब हम नहीं करवाया। हमने अपने ताऊजी को समझाने की बहुत कोशिश की, बोला कि केस वापस ले लो, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। फिर आखिरी बार जब हमने उनसे मुलाकात की तो ताऊजी आप अपना केस वापस ले लीजिए। हमारे बाबूजी को 10 साल हो गए जेल में बंद हुए, इतनी लंबी सजा तो काट चुके हैं, कीमत चुका दी उन्होंने। आप तो जानते हैं जो कुछ भी हुआ वो एक सोचा समझा मर्डर नहीं था, गुस्से में एक किया गया एक हादसा था। अच्छा, हमने अपना बेटा खोया है, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। सड़ने उसे जेल के अंदर, तुम लोगों से दूर। ताऊ जी हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस दिन जो भी हुआ वो कहा सुनी में हो गया था, उसमें कुछ निश्चित। तू भूल सकता है क्योंकि वो तेरा चचेरा भाई था। मैंने अपनी औलाद खोई है। ठीक है ताऊ जी, हम अपने बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताइए क्या कीमत चाहिए आपको? देखिए, हमारी तरफ से एक जान गई, जमीन हाथ से गई, बस उतना मुआवजा दे दीजिए, केस वापस ले लेंगे। ठीक है, कितना मुआवजा चाहिए आप लोगों को? सब हमने सोचा कि वो लोग 4-5 लाख मांगेंगे, लेकिन जब सरजू ने मुंह खोला तो 40 लाख। 40 लाख? थामाजी इतना तो सब कुछ बेचकर भी हम नहीं ला सकते हैं। देखिए, चाचा जी की रिहाई की इतनी कीमत तो बनती है भाई। अब फैसला आपके हाथ में है, बस चलिए बाबूजी। सब बहुत कोशिश की पैसा जुगाड़ करने की, लेकिन नहीं कर पाए। उधर बाबूजी की तारीख भी नजदीक आ रही थी, बहुत परेशान थे बाबूजी। वो घर वापस आना चाहते थे, क्या कहते कि आपकी रिहाई के लिए हम कछु ना कर पाए। हम जानते थे भैया केस वापस नहीं लेगा। कहा सोचा तू हाथ पांव जोड़ेगा तो तेरे ताऊजी मान जाएंगे? तो बाजी आप ही बताइए हम क्या करें? भाजी हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करेगा? हाँ। जान लेगा किसी की? भाजी किसकी जान लेनी है? तो ये तेरे बाप के घिनौने दिमाग की उपज थी।
उसके ही कहने पे तूने अपनी पत्नी और बच्ची को मार डाला। सब हमने गजरा से कहा कि हम कुछ देर अम्मा के साथ रहते हैं, थोड़ी देर बाद हम मंदिर आ जाएंगे। हमको पता था वो सरजू से मिलने जा रही है। हमको ये भी पता था कि उन दोनों के बीच में कोई चक्कर नहीं था। तब हमने प्लानिंग की। हाँ, वो निकल चुकी है। सरजू जब तक मंदिर के आसपास रहता, पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से शक उसी पे होता। इसलिए हमने एक गुंडा भेजकर सरजू को कुछ देर तक वहीं अटका के रखा, ताकि हम अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सके। सरजू जब तक मंदिर के आसपास रहता, पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से शक उसी पे होता। इसलिए हमने एक गुंडा भेजकर सरजू को कुछ देर तक वहीं अटका के रखा। फिर जैसे ही कत्ल हुए, अपने बाप के जंक लगे दिमाग पर तूने भरोसा कर लिया और अपनी ही बच्ची और बीवी को मरवा दिया। हमारे बाबूजी हमसे बोले कि बाप जिंदगी में एक ही होते हैं। औरत का काम एक कहीं तो दूसरी आ जाएगी। औलाद पैदा करना तो अपने हाथ में नहीं। तेरी बच्ची खुद अब तेरा खून थी ना? हाँ, उसका कत्ल करवाने में एक बार भी तूने सोचा नहीं? बेटी का काम वो तो जीवन भर का बोझ होता। मरवा डाल। बिटुआ तो था ना हमारे पास। बिटुआ था तेरे पास? हाँ, बिटुआ था। और बेटी को तूने मरवा दिया। वो तेरा खून नहीं थी? हाँ? तू अपने बाप की सजा कम कराने के लिए किसके पास गया था? बजरंग के पास में ना? क्या हुआ? उसने केस वापस लिया? अब जब सरजू के लिए मिलने गया तो वो नहीं मान, इसीलिए फिर बाबूजी के कहने पर हमने अपने बेटे अभी को अगवा करने का प्रोग्राम बनाया। और गुड्डू जेल के अंदर था तब। क्या चाहिए तुमको? आप जानते हैं ताऊ जी, केस वापस ले लीजिए, छुड़वा दीजिए बाबूजी को। पहले गुड्डू और सरजू को छुड़वाओ। ठीक है, हम सरजू को छुड़वा देंगे, लेकिन गुड्डू घर में तभी आएगा जब हम अपने बाबूजी से गले मिल पाएंगे। ताऊजी के पास कोई चारा नहीं था, उनको माननी पड़ी हमारी बात, तभी हमने सरजू को छुड़वाया। लेकिन तू और तेरा बाप, तुम दोनों ही सड़ोगे जेल के अंदर उम्र भर। अपने पिता की रिहाई के लिए अपनी ही पत्नी और बच्ची की हत्या करने वाला वीरेंद्र अपने पिता की हर बात मानने को राजी कैसे हुआ? कैसी मानसिकता है ये? हम सब ये मानते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना, उनसे प्यार करना, उनकी आज्ञा को सर आंखों पर रखना एक अच्छे पुत्र के लक्षण है। लेकिन पिता अगर हत्या करने को कहे तो? इस जुर्म की कहानी की सबसे चौंका देने वाली बात, या फिर यूं कहें कि शर्म से सर झुका देने वाली बात है औरतों के प्रति हमारी मानसिकता। कितनी आसानी से वीरेंद्र ने मान लिया कि पत्नी की हत्या कर दूसरी शादी भी की जा सकती है, और बेटी, उसकी हत्या का तो उसे जरा भी अफसोस नहीं था। कहने को तो हम सारी दुनिया में ऐसी संस्कृति का परचम लहराते हैं जहां धरती भी माँ है, देश भी माँ है, नदी भी माँ है, जहां अनगिनत देवियों की पूजा की जाती है, उन्हें शक्ति स्वरूप माना जाता है। लेकिन जरूरत है कि इस लहराते परचम को हम कुछ देर के लिए एक कोने में रखें और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से इस सवाल पूछें, क्या 21वीं सदी में आकर भी हमने स्त्री का सम्मान करना सीखा है? इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।